बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्वाति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड थर्ड सेमेस्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में, जो कि है मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, यानी शिक्षा में मापन एवं मूल्यांकन। तो दोस्तों, इस सब्जेक्ट से हम 2 पार्ट कंप्लीट करा चुके हैं। आपके यूनिट वाइज चीज़ें हैं और मिक्सअप क्वेश्चंस हैं। यूनिट वाइज चीज़ें जो भी आपके यूनिट से संभावित प्रश्न हैं, यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, उनसे हम मिक्सअप क्वेश्चंस लाए हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और इस ईयर में आने की संभावना पूरी है। तो अभी तक अगर आपने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है तो ये संभावित प्रश्न जरूर देख लीजिए। इन्हीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने लगभग कह सकते हैं कि 15 से 16 क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट करा दिए हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, क्योंकि इन क्वेश्चंस के अलावा अगर हम बात करें संभावित प्रश्न तो उनको भी हम बीच बीच में कवर कर ले रहे हैं। उनसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं उन्हें भी हम देख ले रहे हैं। तो प्रीवियस वीडियो में ये सभी क्वेश्चंस बताए जा चुके हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेपिटेटिव क्वेश्चन भी हैं इनमें से कई सारे, जो कि आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं। तो प्रीवियस वीडियो की बात करें तो हमने लगभग 15 क्वेश्चंस को लेकर के बात कर ली थी। ठीक है, उसमें भी मैंने कई सारे क्वेश्चन अलग से बताए हैं। तो इसके लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट वगैरह चेक करते रहिए। आपको रिसेंटली प्ले या अपलोड में सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 15 को लेकर के बात की थी कि सहसंबंध शब्द को परिभाषित कीजिए। उसके बाद जो हमारा आज का क्वेश्चन है वो है निर्माणात्मक एवं संकलनात्मक मूल्यांकन, यानी फॉर्मेटिव एंड सम्मेटिव इवैल्यूएशन क्या है। ये भी कई बार पूछा गया है, तो इसे भी हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये रहा डिफरेंस बिटवीन फॉर्मेटिव एंड सम्मेटिव इवैल्यूएशन, यानी संरचनात्मक एवं योगात्मक मूल्यांकन भी इसे आप कहेंगे। ठीक है, नाम बदल करके दे दे तो आप इंग्लिश वाला फॉर्म ज़रूर देख लीजिएगा। तो इंग्लिश में आप इसे फॉर्मेटिव एंड सम्मेटिव इवैल्यूएशन ही कहेंगे। तो दोनों में अंतर पूछा है, देख लेते हैं। संरचनात्मक मूल्यांकन और योगात्मक मूल्यांकन। इसमें पहला पॉइंट है, इस तरह का मूल्यांकन किसी भी शिक्षा नीति को लागू करने से पूर्व या प्रारंभिक स्तर पर प्रयुक्त किया जाता है। और इस तरह का मूल्यांकन यानी सम्मेटिव इवैल्यूएशन की अगर हम बात करें तो इस तरह का मूल्यांकन अंतिम निर्णय हेतु प्रयुक्त किया जाता है, ताकि उस विधि को ग्रहण करके यथावत रखें या नहीं। सेकेंड पॉइंट है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का, कि इसके द्वारा छात्र के ज्ञान स्तर का पता चलता है। वहीं अगर हम सम्मेटिव इवैल्यूएशन की बात करते हैं तो यदि अधिगम मूल्यांकन या योगात्मक मूल्यांकन छात्र तथा अध्यापक दोनों को ही सूचना प्रदान करता है कि छात्र में पाठ्य वस्तु से संबंधित ज्ञान कितना है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट दिया है कि संरचनात्मक मूल्यांकन यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट में छात्रों को आगे के लिए निर्देश दिए जाते हैं ताकि वह अगली योजना में अपने में सुधार कर ले। वहीं अगर सम्मेटिव की बात करते हैं तो इसमें जो है परिणाम के उस रूप में ग्रेड प्रदान किए जाते हैं कि उसे कितना प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रश्न पूछना, परीक्षा लेना, लेखन, असाइनमेंट आदि संरचनात्मक मूल्यांकन के उदाहरण हैं। वहीं सम्मेटिव की बात करें तो अंतिम योजना, छमाही परीक्षा आदि योगात्मक मूल्यांकन के उदाहरण हैं। तो दोस्तों, ये थे फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन और सम्मेटिव इवैल्यूएशन के जो है डिफरेंसेस। तो इन्हें आप ज़रूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ये आपका लॉन्ग में नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ, ये आपका शॉर्ट टाइप में पूछ सकता है। ठीक है, और अगर लॉन्ग में भी पूछेगा तो आपको जो शॉर्ट टिप्पणियाँ करके होती हैं, ए बी करके पूछता है, तो उसमें पूछ लेगा। तो इतना काफ़ी रहेगा, आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आपके पास बुक वगैरह है तो उससे भी आप इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ही जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं या आ सकते हैं उन्हीं को हम इंक्लूड कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा परीक्षण की विश्वसनीयता। परीक्षण की कई सारी विशेषताएं हैं, उनमें से विश्वसनीयता यानी रिलायबिलिटी ऑफ टेस्ट, ये क्या है इसको बताना है। तो दोस्तों, ये रहा विश्वसनीयता यानी रिलायबिलिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पहले लेकर के आए, तो इन क्वेश्चंस को आप ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए। ठीक है, विश्वसनीयता क्या है कि यदि एक परीक्षण को एक ही समूह में दोबारा किया जाए तथा
उनके अंकों में कोई अंतर ना हो तो वह परीक्षण की विश्वसनीयता कहलाती है। एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसका विश्वसनीय होना है। इसको मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया हुआ था। ठीक है, देखिए रेपिटेटिव क्वेश्चन है ये। मापन एवं मूल्यांकन में अंतर, मापन का अर्थ एवं परिभाषा, उसकी विशेषता, ये सब पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाएगी। विश्वसनीयता का तात्पर्य ऐसे परीक्षण से है जो बार बार प्रयोग किए जाने पर एक ही निष्कर्ष प्रदान करता है। यानी अगर आप कोई परीक्षण कर रहे हैं और उसका परिणाम जो है, रिजल्ट जो है एक वैसा ही सेम देखने को मिले तो मतलब वह विश्वसनीय है परीक्षण। किसी विद्यार्थी को गणित की परीक्षा में 40 अंक प्राप्त होते हैं, कुछ दिन पश्चात वही परीक्षा दोबारा होने पर यदि उसको लगभग इतने अंक प्राप्त होते हैं तो हम कह सकते हैं कि हमारी परीक्षा विश्वसनीय है। परीक्षण को आयु प्रसार, समूह प्रसार, फलांग प्रसार, प्रशिक्षण की लंबाई आदि तत्व प्रभावित करते हैं। तो ये था रिलायबिलिटी यानी विश्वसनीयता। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रक्षेपी तकनीकियाँ। प्रीवियस वीडियो में इसकी विशेषताएं पूछ लिया था। ठीक है, इसके प्रकार पूछ लिया था। अब प्रक्षेपी तकनीकियाँ क्या हैं इसे भी हम जान लेते हैं। तो इनसे प्रश्न बन सकता है प्रक्षेपी तकनीकियाँ किसे कहते हैं, या सिर्फ प्रोजेक्टिव टेक्निक्स करके लिख दें। ठीक है, इसकी विशेषताएं यानी करेक्टरिस्टिक्स पूछ सकता है, इसके टाइप्स। तो हमने करेक्टरिस्टिक्स और टाइप्स प्रीवियस वीडियो में समझ लिया था। प्रक्षेपी तकनीकियाँ एक बार फिर से हम देख लेते हैं। तो दोस्तों ये है प्रक्षेपण प्रविधियाँ, जिसे आप प्रोजेक्टिव टेक्निक्स कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। तो देख लेते हैं। प्रक्षेपण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सिगमंड फ्रायड ने सुरक्षात्मक प्रक्रिया के रूप में किया। ठीक है, प्रक्षेपण शब्द व्यक्ति अपने भाव, विचार, आकांक्षाएं, निराशाएं, संवेग आदि दूसरों में देखता है तथा वातावरण में उपस्थित किसी वस्तु अथवा व्यक्ति में अपने दोषों को आगे दिया है, हाँ, प्रक्षेपित कर देता है। इस प्रकार प्रक्षेपण वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने भावों, विचारों, इच्छाओं, संवेगों, स्थायी भावों एवं आंतरिक प्रतिद्वंदिता का बाह्य जगत के माध्यम से सुरक्षात्मक रूप प्रस्तुत करना चाहता है। अगर हम दूसरे शब्दों की बात करें तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रक्षेपण का अर्थ अपने विचारों, भावों एवं कमियों को अन्य व्यक्तियों या पदार्थों के माध्यम से व्यक्त करना। ठीक है, मान लीजिए आप परेशान हैं तो आप रो करके चीज़ें प्रकट कर रहे हैं, आप खुश हैं तो मतलब हंस करके चीज़ें प्रकट करें, तो आप अपने भावों और विचारों या कमियों को किसी और माध्यम से, किसी और उदाहरण की चीज़ों के माध्यम से आप उन्हें प्रकट करेंगे। वही होती हैं प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। ठीक है, यानी प्रक्षेपण प्रविधियाँ। और तो इनकी अर्थ तो आप समझ ही गए होंगे, इनकी परिभाषाएं भी देख लेते हैं। परिभाषाएं कम से कम एक जरूर याद रखिएगा जो भी हैं, जैसे सहसंबंध हो गया। ठीक है, और प्रक्षेपण प्रविधियाँ, और मैंने आपको बताया था ऑब्जर्वेशन टूल की परिभाषा, तो उन्हें आप ध्यान में रखिएगा। तो हिली, ब्रॉनर एवं बॉक्स के अनुसार छोटी से छोटी परिभाषा याद रखिएगा। अगर आपको लास्ट टाइम राइटर का नाम ध्यान नहीं रहता है तो आप NK शर्मा, VK सिंह ऐसे करके कुछ भी शॉर्ट में डाल दीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनर को भी जो है राइटर के नाम ज़्यादातर याद नहीं रहते। तो आप परिभाषाएं अपने अकॉर्डिंग बना करके भी डाल सकते हैं। हिली, ब्रॉनर एवं बॉक्स के अनुसार प्रक्षेपण सुखदवाद सिद्धांत के अंतर्गत एक सुरक्षात्मक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से अहम बाह्य जगत में अचेतन इच्छाएं एवं विचारों को फेंकता है, जिन्हें यदि चेतना में प्रवेश करा दिया जाए तो अहम के लिए दुखदायी होगा। इसी तरह से और भी राइटर्स की यहाँ पर डेफिनेशन वगैरह दी हैं, आप इन्हें देखिए। वॉरेन के अनुसार दिया है कि प्रक्षेपण प्रविधि बाह्य जगत में दमित मानसिक क्रियाओं का आरोपण करने की प्रवृत्ति जिन्हें व्यक्तिगत स्रोत से उत्पन्न नहीं माना जाता एवं परिणाम स्वरूप इन प्रक्रियाओं की विषय वस्तु को बाह्य जगत में अनुभव करते हैं। इसी तरह फ्रैंक के अनुसार भी दी है। फ्रीमैन के अनुसार जितनी भी परिभाषाएं मेरे पास अवेलेबल थी मैंने बता दी प्रोजेक्टिव टेक्निक्स की, इन्हें आप जरूर याद कर लीजिएगा। सारी नहीं बट एक आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और लास्ट टाइम अगर वो भी नहीं याद आती तो अपने अनुसार किसी राइटर का नाम बना करके लिख दीजिएगा। अंततः कहा जा सकता है कि प्रक्षेपण प्रविधि में सामग्री असंचरित या अर्ध संचरित होती है। इस प्रकार परीक्षण में कुछ चित्र, स्याही, धब्बे, अधूरे वाक्य आदि के प्रति प्रयोज्य प्रत्युत्तर देता है। प्रत्युत्तर में प्रयोज्य अपनी भावनाएं, इच्छाएं एवं आवश्यकताएं आदि को प्रक्षेपित करता है। तो ये हो गए प्रक्षेपण प्रविधियाँ। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है वर्तमान परीक्षा प्रणाली की सीमाएं। देखिए प्रीवियस वीडियो में
मैंने वर्तमान परीक्षा प्रणाली, जिसमें माध्यमिक, प्राथमिक और विश्वविद्यालय स्तर, इनके तीनों के बारे में बताया, तो इन तीनों को आप ज़रूर प्रीवियस वीडियो से देख लीजिएगा। ठीक है, इनसे यही 3 प्रश्न ज़्यादा बनते हैं। वर्तमान परीक्षा प्रणाली की सीमाएं पूछ सकता है, गुण भी पूछ सकता है, गुण भी आप देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, जो मेन पूछा है मैंने उन्हीं को इंक्लूड किया है। तो लिमिटेशंस ऑफ प्रेजेंट एग्जामिनेशन सिस्टम कौन कौन से हैं देख लेते हैं। तो ये है वर्तमान परीक्षा प्रणाली के क्षेत्र एवं सीमा, यानी स्कोप भी दिया है और लिमिटेशंस भी दिया है। तो इनमें से आप कोई भी पूछे, अगर स्कोप पूछे तब भी आप यही चीज़ें लिखेंगे और लिमिटेशंस पूछे तो भी आप यही चीज़ें लिखिएगा। हमारे देश में बाह्य एवं आंतरिक दोनों ही प्रकार की परीक्षाओं का प्रारूप एक सा ही है। दोनों प्रकार की परीक्षाओं में मुख्यतः विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि का परीक्षण करना है या विद्यार्थियों के अन्य पक्षों के विकास का परीक्षण नहीं करती। ठीक है, ये आपकी लिमिटेशंस ही हैं लगभग। तो लिमिटेशन वगैरह आप जैसे नंबरिंग मत करिएगा, लिखने का तरीका यही है कि आप ऐसे दोष डाल करके, ठीक है, उसमें आप स्टार बना करके ऐसे चीज़ें मेंशन करेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट नंबरिंग ना कर करके ऐसे आप चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। अगला है 20वीं शताब्दी में शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों का विस्तार हुआ है, परंतु विद्यालयों का संबंध केवल शैक्षिक या बौद्धिक विकास तक सीमित रह गया है। छात्रों का समझ, देखिए इसमें बीच में जब फुल स्टॉप लगा है तो एक पॉइंट बन जा रहा है। ठीक है, इसमें भी एक पॉइंट बन गया, ये दूसरा, तीसरा शुरू हो गया। छात्रों का सामाजिक, नैतिक, शारीरिक एवं व्यवहारिक विकास किस प्रकार होगा, इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं रह गया। यदि परीक्षाओं को वास्तव में मूल्यवान बनाना है तो उन्हें नवीन तथ्यों पर ध्यान देना होगा तथा छात्रों के चतुर्मुखी विकास का परीक्षण करना होगा। ये तीसरा पॉइंट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, फिर दिया है वर्तमान समय में परीक्षाओं की वैधता और विश्वसनीयता पर भी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, ये चौथा कर लीजिएगा। पांचवा है वर्तमान परीक्षा प्रणाली में निबंधात्मक प्रश्नों के कारण परीक्षा की आत्मनिष्ठता उसमें शामिल हो जाती है, जिससे परीक्षा की विश्वसनीयता प्रभावित होती है। इससे छात्रों की बौद्धिक उपलब्धि का ठीक से मूल्यांकन नहीं हो पाता। ये पांचवा पॉइंट। इस तरह से पॉइंट वाइज चीज़ें रहेंगी, लेकिन आप नंबरिंग नहीं करेंगे, इससे टीचर को ये नहीं पता चलेगा कि आपने पॉइंट कितने लिखे हैं। बस उन्हें मतलब ये पता रहेगा कि आपने पॉइंट वाइज चीज़ें मेंशन की हैं। तो ये थी लिमिटेशंस या स्कोप, जो कि है प्रेजेंट एग्जामिनेशन सिस्टम की। ठीक है, तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपलब्धि परीक्षण क्या है, यानी अचीवमेंट टेस्ट क्या है, इसे भी हम देख लेते हैं। देखिए परीक्षण की विशेषताएं जो भी हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनमें जो भी पूछता है उपलब्धि परीक्षण, चलिए हम पहले आंसर देखेंगे इसका, और आंसर में ही आपको समझ में आ जाएगा कि इनमें से क्या क्या पॉइंट पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों ये है परीक्षण के प्रकार, टाइप्स ऑफ टेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे सीधा सीधा लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ सकता है कि परीक्षण के प्रकार कितने हैं। ठीक है, या फिर कह देगा कि डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है, या फिर आपसे पूछ सकता है जैसा कि अभी आपके प्रश्न में पूछा था कि प्रगति या उपलब्धि परीक्षण क्या है। ठीक है, यानी अचीवमेंट टेस्ट क्या है, यही तो पूछा है आपके प्रश्न में। लेकिन आने वाले एग्जाम में बिल्कुल नैदानिक परीक्षण या प्लेसमेंट परीक्षण या दक्षता परीक्षण, इनमें से भी पूछ सकता है। तो परीक्षण के जितने प्रकार हैं हम सभी को देख लेंगे, लेकिन पहला हमारा जैसे कि प्रगति या उपलब्धि परीक्षण के बारे में पूछा था, इसको पहले देखेंगे। तो उपलब्धि परीक्षण के माध्यम से छात्रों के व्यवहार परिवर्तन का मापन किया जाता है। ध्यान रखिएगा, प्रगति या उपलब्धि परीक्षण में हम छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन हुआ है, कैसा हुआ है, जैसे बच्चे को छोटा बड़ा हमने सिखाया तो उसने कैसे शब्दों को बनाना शुरू किया, तो उसके व्यवहार में कहीं ना कहीं परिवर्तन किया, उसकी माप हम कर सकते हैं। इसके माध्यम से विद्यार्थियों की किसी विशिष्ट क्षेत्र में प्राप्त सफलता, योग्यता तथा उपलब्धियों का मापन किया जाता है। इन परीक्षणों के माध्यम से यह ज्ञात किया जाता है कि छात्रों ने शिक्षण अधिगम के पश्चात किस प्रकार की योग्यता को अर्जित कर लिया है। यानी अगर आप बीएड में हैं और बीएड का परीक्षा दे रहे हैं, पेपर दे रहे हैं, तो आपने किस तरह से अचीव किया है चीज़ों को, उन चीज़ों को हम उपलब्धि परीक्षण में ले सकते हैं। इन परीक्षणों के माध्यम से ज्ञात किया जाता है छात्रों ने शिक्षण अधिगम के पश्चात किस प्रकार की योग्यता को अर्जित कर लिया है। साथ ही साथ इसके माध्यम से शिक्षक तथा छात्रों को अध्ययन एवं अध्यापन में होने वाली कठिनाइयों का ज्ञान भी होता है। यह परीक्षण विद्यार्थियों की प्रगति स्तर को निर्धारित करता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके सभी जो प्रकार हैं वो सभी इंपॉर्टेंट है। देखिए नैदानिक परीक्षण क्या होता है, मैदान में आप किसी समस्या का पता, मान लीजिए कोई छात्र है, ठीक है, वह स्कूल नहीं आ रहा है,
तो उसमें आप क्या करेंगे, बच्चों की समस्या जानने के लिए उनके घर जाएंगे, ठीक है, समस्या का पता लगाएंगे। तो समस्या का पता लगाना ही डायग्नोस्टिक टेस्ट कहलाता है या नैदानिक परीक्षण कहलाता है। और इसके बाद अगर आपसे उपचारात्मक शिक्षण या रिमेडियल टीचिंग पूछ ले, तो समस्या के कारणों का जैसे ही पता लगा उसको आपने दूर करने का प्रयास करा, तो समस्या को दूर करने का प्रयास करना ही उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। इन दोनों में यही अंतर है, आप ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है। प्लेसमेंट परीक्षण क्या है? इसमें इन परीक्षणों का प्रयोग छात्रों को कक्षा में या किसी स्तर पर उचित स्थान प्रदान करने के लिए किया जाता है। उदाहरण, भाषा स्कूलों में प्लेसमेंट परीक्षण छात्रों की भाषा का स्तर, व्याकरण, शब्दावली, पठन ज्ञान, लेखन एवं प्रश्नों के बोलने के माध्यम से ज्ञात करने के लिए कराया जाता है। छात्रों के स्तर की स्थापना करने के पश्चात उन्हें उनकी आवश्यकता के अनुरूप कक्षा प्रदान की जाती है। तो ये हो गया प्लेसमेंट परीक्षण, ठीक है। चलिए और भी देख लेते हैं। दक्षता परीक्षण भी पूछ लेता है। तो दक्षता परीक्षण क्या है? अगर हम बात करें प्रोफिशिएंसी टेस्ट की, तो ये क्या होता है? इन परीक्षणों के माध्यम से छात्र के सामान्य मानकों के संदर्भ में उनके स्तर की जांच की जाती है। ये ज्ञान एवं क्षमता से संबंधित विस्तृत दृष्टिकोण प्रदान करते हैं, ठीक है। उदाहरण भी दिया है, टॉफी और IELIS दक्षता परीक्षण, जिनका निष्पादन इंग्लिश स्पीकिंग यूनिवर्सिटी में प्रवेश के लिए इच्छुक विदेशी भाषा बोलने वालों के लिए अनिवार्य है। इसमें अतिरिक्त TDEIC यानी अंतर्राष्ट्रीय संप्रेषण के लिए अंग्रेजी परीक्षा, ठीक है। जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय संप्रेषण के लिए अंग्रेजी परीक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। रोजमर्रा की शर्त के लिए रूप में व्यापार की अंग्रेजी के ज्ञान की जांच करता है। तो ये हो गया दक्षता परीक्षण। कहने का मतलब है कि दक्षता परीक्षण में आप मान लीजिए कोई व्यवसाय करना चाहते हैं, आप विदेश जाना चाहते हैं, तो आपकी इंग्लिश स्ट्रांग होनी चाहिए, तो उसका भी परीक्षण किया जाता है। अगर आपके पास नहीं है ऐसा परीक्षण, तो आपको निष्कासित भी किया जा सकता है। तो ये हो गया दक्षता परीक्षण। उसके बाद ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है आंतरिक परीक्षण, लेकिन इसे आप देख लीजिएगा। आंतरिक परीक्षण ये कम पूछा जाता है। बाह्य परीक्षण भी कम पूछा, वस्तुनिष्ठ परीक्षण पूछा जा सकता है, यानी ऑब्जेक्टिव टेस्ट। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षण वे परीक्षण होते हैं जिनका स्पष्ट उत्तर सही एवं गलत रूप में प्रदर्शित है। तो आप सभी जानते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में पूछे गए थे, सीधा सीधा उनका आंसर था, ठीक है। क्वेश्चन पूछा, 4 ऑप्शन दे दिए, ठीक है, उनमें से आपको सही करना। और इसी तरह ट्रू फॉल्स हो गया, उनका भी आंसर एकदम ऑब्जेक्टिव टाइप का ही रहता है, ठीक है। यानी सीधा अगर सही है तो सही, गलत है तो गलत। इसी तरह मैच द फॉलोइंग भी हो सकता है। तो यह परीक्षण वस्तुनिष्ठ टाइप का कहलाता है, जिसमें हम सीधा सीधा सही और गलत के परिणाम को प्रदर्शित कर सकें। व्यक्तिनिष्ठ परीक्षण, इसे भी देख लीजिएगा। समेटिव टेस्ट, इन परीक्षणों में शिक्षक जो है छात्र के अंकों के आधार पर उस विषय से संबंधित निर्णय लेता है। निबंधात्मक प्रश्न और साक्षात्कारात्मक, यानी निबंधात्मक प्रश्न आप जैसे शॉर्ट टाइप पढ़ रहे हैं या लॉन्ग टाइप, और इंटरव्यू टाइप का भी उसके आधार पर भी व्यक्तिगत परीक्षण किया जाता है। इस प्रकार की परीक्षाओं में शिक्षक एवं छात्र दोनों को परीक्षण की वैधता बढ़ाने के साथ साथ उनके ग्रेडिंग मानदंडों के बारे में पता होना चाहिए। तो ये था व्यक्तिनिष्ठ परीक्षण, वेरी इंपॉर्टेंट ये और ये। इसके अलावा ये दोनों नहीं हैं। फिर उसके बाद दक्षता भी कम है, कम पूछता है, लेकिन प्रगति, अचीवमेंट और उपचारात्मक और नैदानिक परीक्षण ये बहुत पूछता है। और प्लेसमेंट थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो ये थे परीक्षण के सभी प्रकार जो इम्पोर्टेंट थे, मैंने बता दिए। इनको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अदरवाइज आपके पेपर के एक दिन पहले इनका PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर स्टडी विद स्वाति के नेम से है, वहाँ पर प्रोवाइड करा दूंगी। वहाँ पर आप मुझे फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। और ये शॉर्ट्स जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं उनको कंप्लीट कराने के बाद हम जो है सीधा आपके लॉन्ग क्वेश्चंस शुरू कर देंगे। तो कल से लॉन्ग क्वेश्चन भी आपके आने शुरू हो जाएंगे। उपलब्धि परीक्षण तो हो गया। उसके बाद मापन का तात्पर्य, वेरी इंपॉर्टेंट। मापन क्या है, ठीक है, मापन की परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मापन से जो जो चीज़ें आ सकती हैं, और वैसे लॉन्ग में हम चीज़ें लाएंगे, लेकिन आपको पहले से अगर तैयारी करनी है तो बता दे रहे हैं कि आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। मापन का अर्थ, ठीक है, उसकी परिभाषा, विशेषताएं हो गया यानी कैरेक्टरिस्टिक्स, गुण दोष, मापन के प्रकार कितने हैं, इतनी चीज़ें जो हैं। और मापन और मूल्यांकन में अंतर, वेरी इंपॉर्टेंट। मापन और मूल्यांकन में अंतर क्या है, इनको भी आप ध्यान दीजिएगा। चलिए मापन का तात्पर्य हम यहाँ पर देखेंगे। तो दोस्तों ये है मापन का अर्थ एवं परिभाषाएं, यानी मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट, सबसे पहले मापन को यहाँ पर अपने शब्दों में समझ लेंगे। मापन का अर्थ है, जैसा कि नाम से ही पता चला, माप करना,
ठीक है। माप करना जैसे नंबरों के आधार पर, ग्रेडिंग सिस्टम के आधार पर, या फिर इंटरव्यू के बेस पर, ये सब है मापन के अंग। किस तरह से हम चीज़ों का माप कर सकते हैं, ठीक है, उनके गुणों के आधार पे नहीं, क्योंकि अगर गुण शामिल कर लेंगे तो वो मूल्यांकन कहलाएगा। सीधा सीधा जो चीज़ों की माप कर दे वही है मापन। तो यही सारी चीज़ें दी हुई हैं। चलिए मेन पॉइंट पे हम आते हैं मापन के। यहाँ पर देखिए मापन का अर्थ हम देखेंगे। मापन का अर्थ थॉर्नडाइक के शब्दों में कि प्रत्येक वस्तु जो जरा भी सकती है किसी परिणाम में सत्ता रखती है, और किसी भी वस्तु जिसकी किसी परिणाम में सत्ता है मापन के योग्य है। मतलब जिन चीज़ों की हम माप कर सकते हैं उसे हम मापन, जैसे राम की लंबाई 5 फुट 5 इंच है। यह मात्रात्मक मापन एक सरल उदाहरण। देखिए मापन भी दो प्रकार का होता है, एक गुणात्मक जिसमें हम गुण के आधार पर चीज़ों का माप करते हैं, और एक होता है मात्रा के आधार पर। तो यह होता है मापन। मापन अगर गुण के आधार पर कर रहे हैं तो उसमें आपका मूल्यांकन शामिल हो जाएगा, ठीक है, और मात्रा के आधार पर कर रहे हैं तो मात्रात्मक मापन कहलाएगा। आगे देखते हैं। इस तरह दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि यह एक ऐसा पद है जिसका तात्पर्य किसी वस्तु, घटना आदि को किसी नियम के अनुसार आंकिक रूप यानी न्यूमेरिकल नेचर या नंबर, जिससे हम नंबर को व्यक्त कर सके, वो होता है आपका मापन, ठीक है। जबकि मूल्यांकन में हम गुणों के आधार पर जो है चीज़ों की माप करते हैं। मूल्यांकन यानी मूल्यों के आधार पर। अनेक विद्वानों दिया है ने अपने अपने दृष्टिकोण के मापन की प्रक्रिया को परिभाषित की है। देखिए मापन की परिभाषा जरूर ध्यान दीजिएगा। मापन के लिए निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करना। सीधा सीधा आप ये डेफिनेशन याद कर लीजिएगा, आप भूलेंगे नहीं कि मापन क्या है। एस स्टीवेंस के अनुसार इन्होंने क्या कहा कि मापन के लिए निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। टाइलर कहते हैं कि मापन किसी नियम के अनुसार आवंटन करने की प्रक्रिया। वहीं कैंपबेल के अनुसार नियमों के अनुसार वस्तुओं या घटनाओं को प्रतीकों में व्यक्त करना। जैसे ग्रेड किसी प्रतीक को दे दिया, जैसे आप कह सकते ब्रांड, ठीक है, इसमें व्यक्त करना ये भी मापन ही है। तो इस तरह से अलग अलग राइटर ने मापन की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। तो आप दोस्तों इन परिभाषाओं को हिंदी और इंग्लिश में देख सकते हैं। अगर आपके पास बुक वगैरह है या कॉपी में भी नोट डाउन कर रखा है तो इन परिभाषाओं में कम से कम 3 परिभाषाएं आप याद कर लीजिएगा इजी, ठीक है। नहीं तो मैंने बताया ही कि एक परिभाषा मस्ट है, ठीक है। तो ये थी मापन की परिभाषाएं, और प्रीवियस वीडियो में मैंने इनकी विशेषताओं को लेकर के बात कर ली थी। मापन और मूल्यांकन में अंतर क्या था उसको भी मैंने बता दिया था। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न इम्पॉर्टेंट, जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए भी इम्पॉर्टेंट है। आंतरिक एवं आनुपातिक स्तर के मापनों में अंतर कीजिए, यानी डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटरवल एंड रेशियो लेवल ऑफ मेजरमेंट। अब मापन के जो भी स्तर हैं, 4 स्तर हैं मापन के, देख लेते हैं चारों के बारे में, क्योंकि अंतर जो है इन चारों में से किसी को भी लेकर के पूछा जा सकता है। तो अंतर ये नहीं, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं ना। इसके अलावा जो 4 स्तर, 2 और स्तर हैं उन्हें भी देख लेंगे तो आप ही का फायदा है। देखते हैं आंसर इसका। तो देखिए एग्जाम में पूछ सकता है कि मापन के स्तर कौन कौन से हैं, नहीं लेवल ऑफ मेजरमेंट कौन कौन से हैं। तो 4 ही लेवल हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एस स्टीवेंस ने मापन की यथार्थता के आधार पर मापन के 4 स्तर बताए। पूछे जा सकते हैं मापन के कितने स्तर हैं, तो 4 स्तर है। पहला नामित स्तर यानी नॉमिनल लेवल, और उसके बाद दूसरा है क्रमिक स्तर यानी ऑर्डिनल लेवल। इनमें अंतर पूछ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल लेवल एंड ऑर्डिनल लेवल क्या है, ठीक है। और बाकी आपका आंतरिक स्तर यानी इंटरवल लेवल और रेशियो लेवल का अंतर तो पूछ ही लिया। या फिर अलग अलग टिप्पणी में अगर पूछेगा, कहेगा आंतरिक स्तर क्या है या नामित स्तर क्या है। तो ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, इन चारों को पढ़ना ज़रूरी है। तो देख लेते हैं मापन के 4 स्तर। पहला हम देखेंगे नामित मापन। तो पहला है हमारा नामित मापन यानी नॉमिनल मेजरमेंट। ये क्या होता है, यह सबसे कम परिमार्जित स्तर का मापन है, ठीक है। इस प्रकार का मापन किसी गुण अथवा विशेषता के नाम पर आधारित होता है। इसमें व्यक्तियों, घटनाओं अथवा वस्तुओं को किसी गुण अथवा विशेषता के आधार पर कोई नाम, शब्द या अंक या संकेत प्रदान किया जाता है। इनमें कोई क्रम या संबंध अंतर्निहित नहीं होता। यह एक गुणात्मक मापन है। यानी नामित मापन आप कह सकते हैं गुण के आधार पर, जैसे कोई नाम दे दिया, जैसे कोई क्लास में बच्चा है उसको
अच्छा सा नाम दे दिया कि हाँ ये पढ़ने में अच्छा है तो इसका ये नाम है। या कोई सिटी है जैसे जयपुर है, ठीक है, उसको पिंक सिटी नाम दे दिया। तो उसके गुण के आधार पे, जो भी उसकी विशेषता है उसके आधार पे अगर हम उसको कोई नाम प्रदान करते हैं या संकेत प्रदान करते हैं या अंक प्रदान करते हैं या शब्द प्रदान करते हैं तो वो होता है नामित मापन। यानी इसके गुण के आधार पर नाम दे देना, यही होता है नामित मापन। ठीक है, जैसे इससे प्राप्त मानों या संकेतों से कोई भी गणितीय संक्रिया जैसे जोड़ घटाव गुणा भाग आदि संभव नहीं है। गुणों या विशेषताओं के आधार पर मात्र विभिन्न समूह या उप समूहों की रचना की जा सकती है। निवास के आधार पर नागरिकों को ग्रामीण, जैसे अब देखिए निवास के आधार पर ग्रामीण नागरिक बता दिया और शहरी, तो इनको गुण के आधार पर या नाम के आधार पर बता दिया। विषयों के आधार पर विद्यार्थियों को कला, विज्ञान, वाणिज्य, विधि, चिकित्सा इत्यादि वर्गों में बांट दिया। ठीक है, लिंग के आधार पर स्त्री और पुरुष बांट दिया। तो ये उदाहरण कुछ थे अगर हम नामित मापन की बात करते हैं। कहने का अर्थ है कि मतलब नाम और गुणों के आधार पर गुणों के आधार पर उनको नाम दे देना, शब्द दे देना, अंक दे देना या संकेत दे देना ही नामित मापन है। चलिए अगला पूछ सकता है, अगर टिप्पणी में हुआ तो क्रमिक मापन या अंतर भी पूछ सकता है। ठीक है, नामित और क्रमिक में अंतर। ऑर्डिनल मेजरमेंट की बात करें तो यह नामित मापन से कुछ अधिक परिमार्जित होता है। यह मापन गुणों की मात्रा, आकार पर आधारित होता है जिसके कारण विभिन्न श्रेणियों या उप समूहों में एक निश्चित क्रम होता है। वर्गों को कोई नाम या प्रतीक प्रदान किया जाता है। जैसे आप मान लीजिए किसी क्रमिक मापन में क्या होता है, सीधा सीधा मान लीजिए आप सेक्शन जानते हैं ना, जैसे आप इंटरमीडिएट में रहे, हाई स्कूल में रहे, तो A B C और D इतने सारे सेक्शन होते हैं। तो इसमें जो है बच्चों को उनकी श्रेणियों के आधार पर हम बांट देते हैं। जैसे विद्यार्थियों को उनकी योग्यता के आधार पर श्रेष्ठ, औसत व कमजोर या प्रथम, द्वितीय, तृतीय, अनुत्तीर्ण आदि वर्गों में विभाजित किया जाता है। मान लीजिए A B वर्ग में बच्चे अलग अलग होते हैं, A B C D, ठीक है। इनमें से कमजोर जो सबसे बेस्ट होते हैं उससे कम थोड़ा अच्छे होते हैं, कमज़ोर बहुत कमज़ोर, तो ऐसे वर्ग में विभाजित कर देना। या कह सकते हैं अनुत्तीर्ण, उत्तीर्ण, जैसे आप रिपोर्ट कार्ड वगैरह देखते हैं, ठीक है, तो उसमें क्रमिक मापन ही होता है, यानी उनको प्रथम, द्वितीय, तृतीय, अनुत्तीर्ण वर्गों में विभाजित कर दिया जाता है। तो विद्यार्थियों के इन तीनों वर्गों में एक अंतर्निहित संबंध होता है। क्रमिक स्तर भी नामित स्तर की तरह गुणात्मक मापन होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं गुणों के आधार पर इनका आवंटन किया जाता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं अंतराल मापन यानी इंटरवल मेजरमेंट, जिसमें आपको अंतर बताना था, इंटरवल और अनुपात यानी रेशियो मेजरमेंट। तो क्या है दोनों में अंतर? यह नामित व क्रमिक मापन से अधिक परिमार्जित होता है। ध्यान रखिएगा, पहला अंतर ये आप बता सकते हैं। आंतरिक मापन गुण की मात्रा अथवा परिमाण पर आधार होता है। आंतरिक मापन की अगर हम बात करें तो अभी गुण की मात्रा पर आधारित होता है, गुण की मात्रा और परिमाण दोनों पर। इस प्रकार की मापन में व्यक्तियों अथवा वस्तुओं में विद्यमान गुण की मात्रा को इस प्रकार श्रेणीबद्ध किया जाता है कि प्रत्येक उप श्रेणी में अंतर समान रहता है। ठीक है, जैसे विद्यार्थियों को उनकी भाषा संबंधी योग्यता के आधार पर अंक प्रदान करना। आंतरिक मापन एक सरल उदाहरण है। शैक्षिक, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक चरों का मापन आंतरिक पैमाने पर ही किया जाता है। आंतरिक मापन से प्राप्त अंकों के साथ जोड़ तथा घटाव की गणनाएं की जा सकती हैं, परंतु गुणा तथा भाग की संक्रियाएं करना संभव नहीं। देखिए, नामित और अंतराल मापन में एक ही अंतर है कि इसमें जो है हम जोड़ और घटाव की गणनाएं कर सकते, लेकिन गुणा और भाग की संक्रिया नहीं कर सकते। जबकि नामित में क्या था, हम चारों को नहीं कर सकते। ठीक है, बल्कि हम ये कह सकते हैं, क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि अंतराल मापन और नामित मापन लगभग एक ही जैसा होता है। इसमें ग्रेडिंग में श्रेणियाँ होती हैं, जैसे 100 से 80 ये आपका ए श्रेणी में आ जाएगा, इतने तक बच्चे। 80 से 60 के बीच में बी वाले ग्रुप के बच्चे आ जाएंगे। तो ये होता है आपका क्रम। ठीक है, क्रम के आधार पर चीज़ों को डिवाइड कर देना, ये होता है अंतराल मापन। चलिए अनुपात मापन देख लेते हैं। अनुपात मापन यानी रेशियो मेजरमेंट, यह मापन सर्वाधिक परिमार्जित स्तर का मापन। इस प्रकार के मापन में अंतरित मापन के सभी गुणों के साथ साथ परम शून्य या वास्तविक शून्य की संकल्पना निहित होती है। परम शून्य वह स्थिति है जिस पर कोई गुण पूर्ण रूप अस्तित्व विहीन हो जाता है। जैसे लंबाई, भार या दूरी का मापन अनुपातिक मापन है, क्योंकि लंबाई, भार या दूरी के पूर्ण रूप अस्तित्वहीन होने की संकल्पना की जा सकती है। अनुपातिक मापन की दूसरी विशेषता इस प्रकार
इस पर प्राप्त मापों की अनुपातिक तुलनीयता है। अनुपातिक मापन द्वारा प्रयुक्त मापन परिणामों को अनुपात के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जबकि अंतरित मापन द्वारा प्राप्त परिणामों या परिणाम गुण के परिणामों के अनुपात के रूप में व्यक्त करने में असमर्थ होते हैं। जैसे 60 किलो भार वाले व्यक्ति को 30 किलो वाले भार वाले व्यक्ति से दोगुना कहा जा सकता है। तो यहाँ पर आप अनुपातिक स्तर को भी समझ पाए होंगे, तो आप इसे पूरा पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर अनुपात मापन यानी रेशियो मेजरमेंट, इंटरवल मेजरमेंट, साथ ही अगर हम बात करें ऑर्डिनल मेजरमेंट और नामित यानी नॉमिनल मेजरमेंट, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। चारों में 2 से तो अंतर पूछ ही लिया था प्रीवियस ईयर में, ठीक है, और आने वाले एग्जाम में इनसे भी पूछ सकता है, तो इन चारों को आप जरूर से पढ़ लीजिएगा। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है मेजरमेंट मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन के 3 प्रयोजकों का उल्लेख कीजिए। पर्पस या उद्देश्य, ठीक है, आपके मूल्यांकन के अंतर्गत आएंगे। मान लीजिए आपसे पूछ रहे मूल्यांकन के 3 उद्देश्य बताइए, या प्रयोजन बताइए, या कार्य बताइए, तो आप क्या चीज़ें लिखेंगे देख लेते हैं। क्योंकि पर्पस पूछा था तो पर्पस आपका उद्देश्य ही होता है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ इवैल्यूएशन क्या है? मूल्यांकन, मूल्यों के आधार पर अंकन, ठीक है। मूल्यांकन में आपका मापन शामिल होता है। मूल्यांकन क्या है? उद्देश्य देख लेते हैं। अधिगम की प्रेरणा, मूल्यांकन के द्वारा बालक के अधिगम संबंधी कठिनाइयों का पता लगाया जा सकता है। अधिगम को प्रेरित किया जाता है एवं पूर्व निर्धारित उद्देश्यों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। छात्रों को अर्जित ज्ञान का स्तर बताया जाता है। ज्ञान, तो इसमें आप देखिए कैसे हेडिंग बनाएंगे। आप बना दीजिएगा अधिगम की प्रेरणा, ठीक है, ऐसे हेडिंग डालिएगा और एक पॉइंट में इसको मेंशन कर दीजिएगा। दूसरा, अधिगम की जांच एवं विकास की जानकारी, ठीक है। तीसरा है शिक्षण सहायक सामग्री की उपदेयता की जानकारी। ये सब जो है उद्देश्य हैं, इन्हें आप पढ़ लीजिएगा। खुद से भी बना करके लिख सकते हैं मूल्यांकन के उद्देश्य, और चाहे तो आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर के चीज़ें पढ़ सकते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं की जानकारी, मूल्यांकन के माध्यम से छात्रों के पारस्परिक विभिन्नता का पता लगाया जा सकता है। निदान, मूल्यांकन का एक प्रमुख उद्देश्य छात्रों के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करके उपचारात्मक ढंग से उनका समाधान करना। प्रमाण पत्र प्रदान करना, मूल्यांकन के साथ से छात्रों को कक्षा के अध्ययन उपरांत उनकी प्रगति के संबंध में जानकारी दी जाती है एवं प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। पाठ्यक्रम में सुधार किया जा सकता है। मानकों का निर्धारण किया जा सकता है। निर्देशन में सहायक और शिक्षण की प्रभावशीलता को ज्ञात किया जा सकता है। साथ ही चयन, वर्गीकरण और परीक्षा प्रणाली में सुधार, ये सारी चीज़ें संभव है मूल्यांकन के उद्देश्य में। तो इन सबको आप पढ़ लीजिएगा। आप चाहे तो हेडिंग वाइज चीज़ें मेंशन कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं अगला इम्पॉर्टेंट प्रश्न या क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया था और आ सकता है। अगला प्रश्न है मानक विचलन का क्या तात्पर्य है? व्हाट इज मीन बाय स्टैंडर्ड डेविएशन? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। तो ये है स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसे आप मानक विचलन या प्रमाणिक विचलन के नाम से जानते हैं। तो मैंने कई बार बताया है, हिंदी में चाहे प्रमाणिक विचलन लिखा हो चाहे मानक विचलन लिखा हो, लेकिन अगर आप भूल जा रहे हैं तो इंग्लिश का ज़रूर देख लेना स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है कि नहीं, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसे हम देख लेते हैं। प्रमाणिक विचलन द्वारा संपूर्ण अंक प्रणाली की विचरणशीलता को दर्शाया जा सकता है। यह विचरणशीलता की सबसे शुद्ध एवं विश्वसनीय माप होती है। कौन सी? स्टैंडर्ड डेविएशन। जेम्स टेबर के अनुसार विचलनों के वर्गों के योगफल को कुल पदों की संख्या से भाग दिए जाने पर प्राप्त परिणाम का वर्गमूल ही प्रमाणिक विचलन कहलाता है। यानी जो कुल पदों की संख्या है उनमें भाग देने पर जो परिणाम का वर्गमूल आएगा वो आपका प्रमाणिक विचलन कहलाता है। यदि हम जेम्स टेबर के कथन को स्पष्ट करें तो निष्कर्ष निकलता है कि यदि प्राप्त आंकड़ों का मध्यमान ज्ञात किया जाए तथा इस मध्याह्न से प्राप्त को आंकड़ों का विचलन ज्ञात किया जाए तो इसके उपरांत इन विचलनों का वर्ग करके उनका योगफल ज्ञात करके उन्हें प्राप्त आंकड़ों की संख्या से विभाजित करके प्राप्त परिणाम का वर्गमूल ही प्रमाणिक विचलन कहलाता है। इसे इस चिन्ह से आप प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और प्रश्न पूछता है कि प्रमाणिक विचलन की गणना कितने प्रकार से कर सकते हैं? तो आंकड़ों के स्वरूप के अनुसार हम 2 प्रकार से प्रमाणिक विचलनों की गणना कर सकते हैं। अव्यवस्थित आंकड़ों द्वारा प्रमाणिक विचलन की गणना और व्यवस्थित आंकड़ों द्वारा प्रमाणिक विचलन की गणना। इनके न्यूमेरिकल भी हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल वगैरह हम जब अलग से वीडियो बना लेंगे, सब चीज़ें कंप्लीट करा